बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टूट गया सीज फायर, ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, इजराइल का पलटवार, ईरान में सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला, तेहरान में एयर स्पेस बंद। इंडिया गठबंधन की बैठक आज, 23 राजनीतिक दल शामिल होंगे, डीएमके ने बना ली है दूरी, ममता भी होंगी शामिल। आज से 3 दिनों तक यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा, पुलिस सुरक्षा सख्त, सीएम योगी ने अभ्यर्थियों की दी शुभकामनाएं। यूपी में एक और एनकाउंटर, अयोध्या में 1 लाख का इनामी भानु प्रताप सिंह, एसटीएफ मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे 40 से अधिक मुकदमे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। मध्य पूर्व में पिछले कई दिनों से सुलग रही चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी है। ईरान के इजराइल पर मिसाइलें दागने के कुछ ही घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर हमला बोल दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान ने उस पर मिसाइलों से हमला किया है। अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है जब ईरान की ओर से ऐसा हमला किया गया है। इस घटनाक्रम से युद्ध समाप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। ईरान ने कहा है कि सऊदी एयरबेस पर हमने कोई मिसाइल नहीं दागी। ईरान ने सऊदी अरब के अल खार्ज एयरबेस पर हमले की खबरों को खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक एक सैन्य अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने अल खार्ज एयरबेस की ओर कोई भी गोली या मिसाइल नहीं दागी है। ये बयान उस समय आया जब अल खार्ज इलाके में धमाके जैसी खबरें सामने आईं और सऊदी सिविल डिफेंस ने संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया था। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की थी। हालांकि बाद में सऊदी अरब ने कहा कि खतरा टल गया है। फिलहाल घटना को लेकर तनाव बना हुआ है। इजराइल में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजे गए हैं। चैनल 12 रिप की रिपोर्ट में कहा गया कि गुश दान, यरूशलेम और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संभावित हमले के खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां और रक्षा प्रणाली पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। फिलहाल किसी नुकसान या हताहत की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विपक्षी दलों के बीच एकजुटता को और मजबूत करने के उद्देश्य से इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज आयोजित होगी। इस बैठक में गठबंधन के 23 राजनीतिक दलों में शामिल होने की संभावना है, जबकि कुछ दलों के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली है। सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और भाकपा, एमडीएमके, वीसीके, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वीआईपी पार्टी, केरल कांग्रेस मणि, बाप पार्टी और लोकदल सहित कुल 23 दलों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रमुख रूप से मौजूद रह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के शामिल होने की भी संभावना है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राजद की ओर से तेजस्वी यादव या मनोज झा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। नेशनल कांग्रेस से उमर अब्दुल्ला, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, सीपीएम से जॉन ब्रिटास, सीपीआई से डी राजा और भाकपा माले से दीपांकर भट्टाचार्य के शामिल होने की संभावना है। वहीं आईयूएमएल से पी के कुंजागलिकुटी,
आरएसपी से एन.के. प्रेमचंद्रन, केरल कांग्रेस मणि से जॉस के मणि, वीसीके से थोल और एमडीएमके से बाइको भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रतिनिधि के नाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। झारखंड में राज्यसभा नामांकन प्रक्रिया के चलते पार्टी नेतृत्व अंतिम निर्णय लेगा। सूत्रों का कहना है कि कुछ दलों की ओर से प्रतिनिधियों की अंतिम पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए सूची में बदलाव संभव है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। कौशाम्बी से लेकर मुरादाबाद और प्रयागराज तक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 28,86,797 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा के आयोजन के लिए अधिकारियों ने राज्य भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए परीक्षा की तय अवधि के अलावा अतिरिक्त 5 मिनट भी दिए जाएंगे। पुलिस महकमे में 32,679 पदों पर होने वाली इस महापरीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। परीक्षा को पूरी तरह लीक प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और यूपी एसटीएफ ने सुरक्षा का ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेदना सॉल्वर गैंग के लिए ही नहीं बल्कि उनके मददगारों के लिए भी नामुमकिन होगा। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के अतिरिक्त 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इस बार भर्ती बोर्ड ने सिर्फ अभ्यर्थियों पर ही नहीं बल्कि परीक्षा कराने वाले स्टाफ पर भी नकेल कसी है। अक्सर देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर मिलीभगत से गड़बड़ी होती है, इसलिए बोर्ड ने इस बार अभूतपूर्व फैसला लिया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आज परीक्षा है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया 32,500 से भी अधिक पदों पर ये एक आप कह सकते हैं कि मेगा भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की। 32,500 से अधिक पदों पर है और ये परीक्षा 3 दिन तक चलेगी, यानी आज ये परीक्षा शुरू हुई। इसके अलावा 9 और 10 जून को भी जो सभी जो जिले हैं 75 जिलों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। और जो बताया जा रहा है कि 28 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 1000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा में शामिल होने के लिए। और हर दिन ये परीक्षा 2 पालियों में, यानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और उसके बाद 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी 2-2 घंटे की 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। और जो आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जो परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कहीं से सेंध न लगने पाए इसके इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की बसें हैं उनमें जो किराया है उसका 50% किराया ही उनको लगेगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि सुविधा छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनको दिया गया है। और साथ ही साथ जो नकल रोकने के लिए तमाम जो आधुनिक उपाय हो सकते हैं, चाहे सीसीटीवी की बात हो, वीडियोग्राफी की बात हो या बॉडी वॉर्न जो कैमरे जो निरीक्षक होते हैं वो जो बॉडी पर कैमरे लगा कर चलते हैं, वो तमाम चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। साथ ही साथ जो एसटीएफ है, साइबर सेल है, वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है कि पारदर्शी परीक्षा संपन्न हो, किसी तरह की कोई सेंध न लगने पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और वो राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन के सभी 56 विधायकों की बैठक बुलाई है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रविवार को दावा किया कि झारखंड में राज्यसभा की दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत तय है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन के सभी 56 विधायकों की रविवार शाम बैठक बुलाई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद बघेल ने पत्रकारों से कहा कि दोनों सीटों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। वह यहां सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता हैं। उन्होंने गठबंधन के सभी 56 विधायकों की बैठक बुलाई है। हम भी उसमें मौजूद रहेंगे। इसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि हम यहां दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों उम्मीदवार सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी प्रणव झा को राज्यसभा की एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बताइए क्या कुछ जानकारी है? ये राज्यसभा चुनाव पर मंथन चल रहा है रांची में, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए शालिनी, वो कल जो है सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं और मंत्रीगण हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं भूपेश बघेल और अजय शर्मा, इनके साथ कल देर शाम तक जो है वो मुख्यालय में कल इनकी एक बैठक हुई है, जिसमें सारे लोग सत्तारूढ़ दल के सभी विधायक और मंत्री मौजूद थे। ये उन लोगों के बीच जो रायशुमारी की गई कि ये दोनों सीटों को कैसे निकाला जाए, चूंकि अगर ये कहीं अगर वोट क्रॉसिंग की अगर मामला नहीं पड़ता है तो ये 56 सीट चाहिए, 56 नंबर चाहिए, जो मैजिक नंबर है 28 प्रथम वरीयता प्राप्त के लिए 28 की संख्या है, वो इनके पास 56 है। तो इन लोग ये आपस में ये रायशुमारी कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि किसी तरह से भी कोई अप्रिय नहीं हो, कहीं से भी क्रॉस वोटिंग के नहीं हो और हमारा जो है गठबंधन जो है एकजुट रहे। इसके लिए अपने सारे विधायकों को, मंत्रियों को उन्होंने बुलाया था। लबोलुभाव ये कि कल जो है कल काफी फ्रूटफुल रहा है। इन लोगों के बीच की जो बैठक रही है वो काफी ये रहा है। इसके बाद जो है विधायकों के साथ जब बैठक रायशुमारी जब खत्म हो गई तो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं भूपेश बघेल और अजय शर्मा, उन्होंने एक साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अभी हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सत्तारूढ़ दल के जितने भी विधायक मंत्री थे, सभी लोगों थे, उनसे जो बातचीत का नतीजा निकला है, जो रायशुमारी हुई है, उससे हमारा गठबंधन जो है बिल्कुल एकजुट है, इंटैक्ट है, कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है। हम दोनों सीटों पर जो है चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। प्रयागराज एसटीएफ टीम ने रविवार देर रात अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश व कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को मार गिराया है। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि भानु प्रताप सिंह मूल रूप से गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र के विधना पार का रहने वाला था। उस पर हत्या, डकैती समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। सूत्रों की माने तो भानु पर विभिन्न जनपद में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए व 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। प्रयागराज एसटीएफ की टीम ने इंस्पेक्टर जेपी राय के नेतृत्व में कार्रवाई की, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान भानु प्रताप सिंह के सीने में गोली लगी। देर रात करीब 12 बजे के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। दर्शन नगर चौकी इंचार्ज ब्रजभूषण ने बताया कि मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में भानु को मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें,
अयोध्या में प्रयागराज एसटीएफ टीम ने रविवार देर रात महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश व कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को मार गिराया है। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए रवि, क्या कुछ जानकारी है? 1 लाख का इनामी आरोपी भानु प्रताप सिंह एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल शालिनी, आपको बता दें अयोध्या में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,90,000 रुपए के इनामी बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को मुठभेड़ में मार गिराया है। बीती रात करीब 11 बजे थाना महाराजगंज क्षेत्र के एमी घाट पुल के पास एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। भानु प्रताप सिंह पर आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और बस्ती जनपदों में कुल 1,90,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह कई गंभीर आपराधिक मामलों में वंचित चल रहा था। मुठभेड़ में बदमाश के ढेर होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ ने इस कार्रवाई को पूर्वांचल के अपराध जगत के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र राज्यसभा सियासत में बड़ा मोड़ आया है। महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। एनसीपी अजित पवार गुट ने सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई सीट के लिए वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन के नाम पर मुहर लगा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से सीट की रेस में छगन भुजबल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर ये माना जा रहा था कि भुजबल को दिल्ली भेजकर उन्हें ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन अंतिम समय में समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। सूत्रों के अनुसार भुजबल की कुछ राजनीतिक शर्तों और डिमांड पर पार्टी नेतृत्व से सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद पलड़ा राजेंद्र जैन की तरफ झुक गया। राजेंद्र जैन को एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। विदर्भ क्षेत्र में उनके संगठन पर मजबूत पकड़ है और वे दशकों से पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें संगठनिष्ठ और लॉयल नेता के रूप में देखते हुए राज्यसभा के लिए प्राथमिकता दी है। इस फैसले के बाद महायुति के अंदर और एनसीपी में अंदरूनी चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर ओबीसी राजनीति के लिहाज से छगन भुजबल को दरकिनार करना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सीट खाली होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि छगन भुजबल को दिल्ली भेजा जाएगा। हालांकि अब उस पर कहीं ना कहीं अब जो है सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब वहां पर जो जैन को मौका दिया गया है, जो कि प्रफुल्ल पटेल के काफी करीबी माने जाते हैं और पीए भी रह चुके हैं। पीए के बाद गोंदिया जिले से 2 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, तो उन्हें मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं छगन भुजबल की नाराजगी भी बताई जा रही है और विपक्ष पूरी तरह से तंज कस रहा है। जिस तरह से छगन भुजबल एक वरिष्ठ नेता है एनसीपी के और उन्हें दिल्ली राज्यसभा तक नहीं भेजना, उनका नामांकन नहीं करना, कहीं ना कहीं एक सस्पेंस जो था वो क्लियर हो चुका है। उनको वहां नहीं भेजा जाएगा। सूत्र ऐसा बताते हैं कि उन्हें कई शर्त दिए गए थे, हालांकि इस पर शर्त उन्हें मंजूर नहीं थे, जिसकी वजह से जो नाम है उनका नहीं किया गया है। हालांकि देखना है कि छगन भुजबल की तरफ से अभी क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।